Good morning, students. Today I will start those numericals which we have not discussed in previous classes due to sound problem. You was not getting sound. That is why I will repeat this numerical. Such type of numericals are generally asked in board examinations, and these are repeated, and 2 or 3 questions are given in NCERT also. See this numerical especially. The conversion of molecules X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? X कोई आपका सब्सटेंस है जो Y में बदल रहा है और उसके रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, सेकेंड है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको रेट ला इसके लिए लिख डालिए। इसके लिए अगर रेट ला लिखिएगा तो देखिए रेट बराबर क्या हो गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इच रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, और वह पावर जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ ये 2 है, सेकेंड ऑर्डर इसलिए 2 कर दिए और इक्वल टू करके के लगा दिए। अब कहता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए ना, तो सेकेंड रेट जो होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। तो रेट 1 का फॉर्मूला ये हो गया। अब 3 टाइम्स कीजिएगा तो रेट 2 क्या होगा, x के जगह पर यहाँ 3x करके स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 9x स्क्वायर आ गया। रेट 1 को रेट 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया, मतलब कि 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस तरह का एनसीईआरटी में दिया हो, प्रैक्टिस कर लेना, पूछता है। इस साल भी क्वेश्चन पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। कहता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि N2O5 जब डिसइंटीग्रेट करता है NO2 में और ऑक्सीजन में, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर दिया हुआ है, 318 केल्विन। अब कहता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट बाद इतना, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन आपका कह रहा है कि 60 मिनट के बाद इतना हो जा रहा है। तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन, उसी टेम्परेचर पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सब देखिए, सबसे पहले डाटा नोट कीजिए। A1 आपका दिया हुआ है, A1 कितना दिया हुआ है, 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर दिया हुआ है। और ये AT दिया हुआ है आपका 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर दिया हुआ है। T आपका 60 मिनट दिया हुआ है। K निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर ना, K बराबर क्या होता है, 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन AT। A0 का वैल्यू आपका देखिए इतना था, ये था वैल्यू रख दिए, ठीक है। और AT आपका वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पर, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए ना, ये से ये कट गया आपका, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिए आगे, तो हम लोग को कितना बच गया आपका, इसको काटने के बाद ये बच रहा है 0.7924 ना। अब हम लोग करेंगे क्या कि लॉग, हाँ, काटने के बाद आपका log 6.2 बचा है, तो log 6.2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल दिए। देखिए यहाँ पर चूंकि log 6.2 के बाद कोई ये डिजिट नहीं है, इसका मतलब जीरो में देखना है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए, यहाँ से देखिए 7924, और एक डिजिट के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने से एक जीरो लगा देते हैं। तो देखिए 79 है ही, 79, इसके पहले जीरो लगा देते, 0.7924 हो गया ना, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो इतना पर मिनट में आ गया न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल आपका आने का चांसेज इस बोर्ड में ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा इस पोर्शन से बढ़ गया फर्स्ट ऑर्डर से। वजह क्योंकि आपका अरहेनियस इक्वेशन पर क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, वो बोर्ड से इस बार हटा दिया आपका। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, ये हम बता ही रहे थे कि आपका साउंड सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था, हम लोगों का डिस्टर्ब हो सकता है, मेरा ही डिस्टर्ब हुआ हो, ठीक है। तो देखिए, द फॉलोइंग डाटा वी आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है जिसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 में बदल रहा है। इनिशियल टाइम 0 है ना, और दूसरा है 100 सेकेंड दिया हुआ है आपका। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 0.5, और बाद का प्रेशर 100 सेकेंड के बाद उसका प्रेशर दिया हुआ है 0.512, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है। कहता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये,
ठीक है, वजह कि थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट लग जाता है। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड इक्वेशन देखिए ये लिख दिए, और अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ हो उस वक्त अगर इसका प्रेशर में मापा जाए तो ये प्रेशर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 0.5 atm, ठीक है, और यह कितना बना होगा, जीरो बना होगा, ये भी कितना बनेगा, जीरो बनेगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर जाते जाते, या बल्कि ये कह दीजिए कि इसमें समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के बाद इसका जो है से आपका चेंजेज प्रेशर जो है से चेंज हो गया, बढ़ गया पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए अगर इसका कोफिशिएंट 2 है, अगर ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो 2 मोल NO2 बनेगा और 1 मोल O2 बनेगा। अगर यह x मोल x एटीएम प्रेशर एग्जर्ट करता हो तो यह 2 एटीएम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, क्योंकि कोफिशिएंट इसका 2 है, और ये भी 2 एटीएम इसका कमेगा। तो देखिए इसका घटा दीजिए, इसका पार्शियल प्रेशर कितना था, 0.5 एटीएम, इसमें से 2x एटीएम घटा दिए, तो ये हो गया t सेकेंड पर आपका ये प्रेशर हो गया, ठीक है। अब टोटल प्रेशर कितना होगा, जो कि क्लोज कंटेनर होगा, क्लोज कंटेनर है तो आपका क्या करना, टोटल प्रेशर हम लोग निकालेंगे, ए भी गैस, ए भी गैस, ए भी गैस, सारे गैस के पार्शियल प्रेशर को मेजर कर देंगे। तो N2O5 का P टोटल बराबर प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ O2, सबको ले लिए। N2O5 का प्रेशर देखिए 0.5 माइनस 2x हो गया, ये ले लिए। N2O4 का 2x हो गया, इसका कितना हो गया, O2 का आपका हो गया x हो गया। तो ये वैल्यू हो गया इसका, ये वैल्यू हो गया आपका कौन सा, इसका, ये वैल्यू हो गया ये यहाँ पर x, ठीक है, और टोटल हम लोग जोड़ दिए तो देखो ये 2x और ये 2x, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये 0.5 प्लस x के बराबर आ जाएगा। तो pt कितना हो गया आपका, pt में से अगर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो pt में से 0.5 माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? हेलो, यस सर। हाँ बेटा, ठीक है। अब आ जाइए, आवाज आपकी आ रही है। अब हम लोग किए क्या कि इसको और आगे आगे लेकर के चलते हैं। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, हम लोग को मालूम है कि कितना होगा। तो देखिए कहाँ से ले लिए, ये N2O5 के नीचे कितना है, 0.5 माइनस 2x, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बराबर होगा 0.5 माइनस 2x, ठीक है, ये 0.5 हो गया, ये 2x का वैल्यू हम लोग का यहाँ से निकल गया है, pt माइनस 0.5, तो यहाँ पर 2 हम लोग दे दिया और x का वैल्यू रख दिए। अब इसको 0.5 है, इसको क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2pt माइनस इतना करके, तो इसको सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 2pt आ गया। अब आइए एट 100 t बराबर 100 सेकेंड, टोटल प्रेशर जो आपका दिया हुआ है, क्या हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.512 दिया हुआ है, तो pt यानी टोटल प्रेशर ये ना, तो इस क्वेश्चन में हम लोग पुट कर दिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 निकालने के लिए, यहाँ था 1.5, ये है 2, ये हो गया 2 ना, pt टोटल प्रेशर यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल वैल्यू हम लोग का ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग किए क्या कि आपके पास एक ही फॉर्मूला है, k बराबर फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन AT, ठीक है। तो चूंकि A0 आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है, AT भी कॉन्सेंट्रेशन है T टाइम पर, लेकिन यहाँ पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में है, इसलिए P1 लिख दिए या P2 लिख दीजिए, P1 अपॉन P2 या P1 अपॉन PA या PT कर सकते हैं। PT करने से कंफ्यूजन होगा कि टोटल प्रेशर है कि क्या है, इसलिए PA अपॉन PA कर दिए, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू रख दिए, T का वैल्यू 100 है, लॉग है, P1 आपका कितना है, पार्शियल प्रेशर इनिशियली 0.5 ये दे दिए, ठीक है। कुछ समय के बाद आपका NO2 का N2O5 का प्रेशर कितना बचा था, तो देखिए ये हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं 0.476 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये डाटा आपका आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, log 1.050 में वैल्यू देख लेंगे इसका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, तो 1.05 देखिए, तो 1 आपका कितना है 0, तो 1.0 में कितना का जाके देखना हम लोग का 5 में जाके देखिए, तो यही आपका डाटा हो गया कितना, ये है आपका 0212, लेकिन एक डेसिमल पॉइंट अपने तरफ से लेते हैं तो यही अपने तरफ से कितना कर दिए 0.0212 वैल्यू ले लिए, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये डाटा आ गया, आंसर आ गया। तो ये
क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, जो कि तंग करता है, समझ में उस वक्त नहीं आएगा कि पी टोटल कैसे कैसे किया हुआ है, इसीलिए इसको मैं आपको स्लाइड पर ले लिया हूं। एक क्वेश्चन और है आपका, दो फॉर्मूला मिला करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, जनरली आता ही है, चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए आपका के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80, या दो फॉर्मूला हो गया, दोनों फॉर्मूला मिला करके एक न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल अगर दे रहा है और दो फॉर्मूला आपका चेक कर रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड हो गया, वजह क्योंकि दो फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो गया। तो दूसरे फॉर्मूला पर है, इसको देखिए, बस तुरंत इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट इतना, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन कितना होगा। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है जी। ठीक है, आइए, तो टी हाफ बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं 0.693 अपॉन के का वैल्यू आपका दिया हुआ है, टी हाफ पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिए, फॉर्मूला लिखे, ये डाटा पुट करके सॉल्व कर दिए, इतना सेकेंड आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये एनसीईआरटी का हूबहू एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल उतारा हुआ है आपका। शो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required for completion of 99.9% is 10 times of the half life of the reaction। और ये आई थिंक इसी साल क्वेश्चन ये पूछे हुए है, इस साल आपका बोर्ड का क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपका 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो टी हाफ है वो 10 टाइम्स है इनिशियल का, तो बताइए इसमें इसको प्रूफ कीजिए, यही प्रूफ करना है। तो फॉर 99.9% कंप्लीशन के लिए आर नॉट क्या हो गया आपका, इनिशियल ए नॉट हो गया 100, और आर टी यानी कि 80 बराबर 100 में से 99.9 माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आपका कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, इतना कंप्लीट करने के लिए, तो करेंगे क्या, कंप्लीट करने का मतलब इतना कंज्यूम हो गया, तो बच कितना गया, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकाल दिए, 100 में से 99.9 माइनस कर दिए तो 0.1 आ गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80। ठीक है, के का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो अब आ जाइए, ये वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, यहाँ पर आर नॉट हो गया आपका, या ए नॉट 100 और ए टी हो गया आपका कितना 0.1। अभी क्लास ले रहा हूँ श्रीमान, थोड़ी देर के बाद फोन कीजिएगा। अब देखिए, इसको आगे हम लोग इसको ले जा रहे हैं, तो इसको आगे ले जाइए तो log 10 to the power 3 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का टी आपको दिया हुआ है, टी ही तो निकालना है। अब देखिए ये हो गया आपका कितना 2.303 अपॉन के इंटू 3। ठीक है, ये log 10 to the power 3 के वैल्यू निकालिएगा तो 3 log 10 आ गया, log 10 1 हो गया, यानी कि 3 आ गया, तो आपका वैल्यू कितना आ गया 6.909 के आ गया। और टी हाफ बराबर आप जानते हैं कितना होता है 0.693 अपॉन के। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों में रिलेशन आ गया, 10 टाइम्स हो गया, यही तो प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. How long will 5 gram of the reactant take to reduce to 3 gram? तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर आपका रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दिया है, 5 ग्राम आप सब्सटेंस इनिशियली ले रहे हैं, तो 3 ग्राम में बदलने के लिए कितना टाइम लगेगा यही निकालना है। ठीक है, आइए, ए नॉट आपका 5 ग्राम हो गया, ए टी आपका 3 ग्राम हो गया, फॉर्मूला है टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, फॉर्मूला लिखने पर कभी हाफ नंबर कभी 1 मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये 2.303 हो गया, के का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पुट कर दिए, ये लॉग ए नॉट अपॉन 5, ए नॉट के जगह पर 5 और 80 की जगह पर 3। ठीक है, तो इन दोनों को 5 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 1.667 आ गया। लॉग इतना का वैल्यू देख लीजिए, आपके सामने टेबल है, कितना का देखना है 1.6 का,
तो 1.6 के लिए 16 में जाइए और किस में देखना होगा, 6 में देखना होगा। तो ये 0 1 2 3 4 5 6, देखो ये हो गया आपका कितना 0.2201, कितना हो गया आपका 0.2201। और इसके लिए डिफरेंसेज देख लीजिए कितना है आपका, कितना के लिए देखना है आपका 7 के लिए। तो 7 के लिए डिफरेंसेज आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 18, और 18 उसमें जोड़ दीजिए तो इतना वैल्यू आ गया बराबर टी बराबर कितना आ गया, इतना सेकेंड आ गया। ये इंटेक्स क्वेश्चन आपका लिया हुआ एनसीईआरटी का। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट। रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहले क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक अरेनियस साइंटिस्ट था, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में एक रिलेशन निकाला ना, उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चेंजिंग द टेम्परेचर चेंज द रेट कांस्टेंट ऑफ रेट लॉ। अगर कोई भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा रेट लॉ का ना, जिसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्हेनियस एक इक्वेशन दिया, ठीक है, उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली यही है, k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e अपॉन आर टी, जहाँ k हो गया रेट कांस्टेंट हो गया, कैपिटल T टेम्परेचर इन केल्विन हो गया, R जो है आपका गैस कांस्टेंट हो गया, इसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन में लेना है। ठीक है, ए जो है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, ए क्या है आपका, ए आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, कौन बताएंगे, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन टाइम पीरियड। हाँ, नंबर ऑफ कोलिजन ना, या नंबर ऑफ वेव अगर वेव के टर्म्स में करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चूंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो जाएगा आपका ये। चलिए आगे इसको और डिफाइन करें हम लोग। और ई ए हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ना, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को देते हैं, उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्चुअली रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं ना, कंपलसरी उनके कोलिजन एक दूसरे से करना। तो कोलिजन करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी से होगा क्या कि वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव कर लेगा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर नहीं अचीव करता है तो बाहर से हीट एनर्जी हम लोग देते हैं रिएक्टेंट को। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। इसको मैं बार बार और समझाऊंगा, 2-3 बार अभी समझाऊंगा, ग्राफ जब आने लगेगा उस वक्त ना, वहां पर फिर से एक्टिवेशन एनर्जी। आइए हम लोग देखते हैं जो इक्वेशन आपके पास पहले था। ठीक है, ये अर्हेनियस इक्वेशन, ये k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e अपॉन आर टी, इसको किए क्या कि दोनों तरफ से लॉग ले लिए। ठीक है, टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, तो देखिए लॉग क्या हो जाएगा, लॉग k टू द बेस e बराबर लॉग a इंटू e टू द पावर माइनस e अपॉन आर टी ना, e के बेस में ले रहा हूँ। तो जब लॉग इतना आ गया आपका, यहाँ पर लॉग लगा देंगे तो लॉग a इंटू लॉग b के फॉर्म में हो जाएगा। और लॉग a इंटू लॉग b कितना, लॉग a इंटू b बराबर क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। तो देखिए यहाँ लॉग k टू द बेस e बराबर हो जाएगा लॉग a टू द बेस e प्लस लॉग e टू द पावर माइनस e अपॉन आर टी। तो लॉग दोनों तरफ लेकर के a नॉट b लॉग a इंटू b के फॉर्म में इसको तोड़ा हुआ है, तोड़ दिए, विच इम्प्लाइज ln k ना, log e टू द बेस log k टू द बेस e को हम लोग ln के फॉर्म में लिखेंगे तो e लिखने का झंझट नहीं रहता है, शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ln k बराबर हो गया आपका क्या, ln a। ठीक है, अब देखिए इसको log x टू द पावर a हो तो a log x लिखते हैं ना, तो उसी के फॉर्मेट में तोड़ दिए इसको। तो ln इसके लिए लिख दिए ln a, और ये चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी पहले हो गया, और ये इधर लिख दिए लॉग ई। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा दिए, विच इम्प्लाइज ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। चूंकि log e टू द बेस e बराबर 1 होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हम लोग को ये बच गया
इसका। ठीक है, अब हम लोग किए क्या कि इसको 10 बेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो गया आपका कितना 2.303 लॉग के बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इतना से, तो ये हो जाएगा बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी। अब हम लोगों का 2.303 जो है आपका क्या कहा जाता है, ये वैल्यू दोनों तरफ है, इसको हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लिए, या बल्कि ऐसे कहिए ना 2.303 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, लॉग के बचेगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.303 ऊपर नीचे कट जाएगा, बच गया कितना लॉग ए माइनस ई ए, और इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ही 2.303 आर टी आ गया, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज किए हैं, सिर्फ ये स्टेप पे रीअरेंज कर दिए, लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर ना इंटू 1 अपॉन टी, ये इसको हम लोग सिर्फ रीअरेंज कर दिए, प्लस लॉग ए, इसको बाद में ले जाके लिख दिए लॉग प्लस ए लॉग ए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया आपको y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया, y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर दिए, तो देखिए y के जगह पर log k है तो यहाँ log k लिख दिए, x के जगह पर देखिए वहां यहाँ पर 1 अपॉन टी है तो x एक्सिस पर हम 1 अपॉन टी ले लिए। ठीक है, m है तो m के जगह पर a वैल्यू हो गया आपका कितना माइनस ई ए अपॉन 2.30 आर, तो यही देखिए आपका स्लोप जो है से इतना हो गया, निगेटिव के साथ है, इसलिए इंटरसेप्ट आपका ऐसे आ गया, ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर दिए ना, और लॉग ए यही पर आपका ये वैल्यू जो हो गया आपका लॉग ए हो गया। ठीक है, लॉग ए इसमें मैं दिखाना भूल गया हूँ, लेकिन ये फॉर्मेट आपको मैथमेटिक्स से है, ऐसे भी बार बार कर रहा हूँ, बायोलॉजी वाले भी बच्चे इसको सीखें, जरूर याद रखें कि किस फॉर्मेट का ग्राफ है, थोड़ा सा मैथ तो आपको जानना ही पड़ेगा। 10 में था कि नहीं ये फॉर्मेट ग्राफ का, बेटा नहीं था, चलिए कोई बात नहीं है, तो ये ग्राफ आपका हो गया। अब आइए, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस सी, तो ये वही चीज मैं लिख दिया हूँ जो बोला। अब आइए इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं, एलाइटर मतलब इसका क्या कहा जाता है सेकेंड मेथड ना, इसको सोल्व करने का एक सेकेंड मेथड है, उसी को मैं आगे बढ़ाया हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 जो आपका था क्या था आपका ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो ये इक्वेशन था, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। इफ k1 एंड k2 आर रेट कांस्टेंट एंड t1 एट टेम्परेचर t1 एंड t2, तो T1 और T से टेम्परेचर T2 में बदल रहा है, और रेट कांस्टेंट उसका क्या हो जाएगा K1 से बदल करके K2 में चेंज हो जाएगा, तो ये K1 और K2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर जिस वक्त T1 रहा हो और रेट कांस्टेंट K1 रहा हो, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1। ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकेंड रेट at temperature T2 can be written as ln K2 is equal to ln A minus EA upon R T2। R T2 हम लोग यहाँ वैल्यू दे दिए। ठीक है, दो इक्वेशन अब आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 दोनों इक्वेशन से आप ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए माइनस कर दिए तो देखिए आप ln K2 यानी कि सेकेंड इक्वेशन में इक्वेशन 1 को माइनस कर दिए, तो ये क्या था आपका ln K2 लिख दिए, लेफ्ट साइड क्या था ln K1, तो ln K1 को माइनस कर दिए। अब K2 में क्या था ln A दे दिए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, फिर माइनस कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो ये हो गया ln A। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया यहाँ पर ई ए अपॉन आर टी1, तो ये ln A से ln A कैंसिल हो गया, कट गया आपका, विच इम्प्लाइज ln K। हाँ देखिए ये आपका log A माइनस log B के फॉर्मेट में है, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं ln K2 अपॉन K1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना बच रहा है आपका यहाँ प्लस है, तो ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2, या विच इम्प्लाइज ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर इंटू 1 माइनस T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो न्यूमेरिकल के लिए चाहे तो आप इस फॉर्मेट को याद रखिए या इस फॉर्मेट को याद रखिए, कोई एक फॉर्मेट को आपको याद रखना हर हाल में जरूरी है ना, चाहे तो आप इस फॉर्मेट को याद रखिए या इस फॉर्मेट को याद रखिए, दोनों बात बराबर है। न्यूमेरिकल पहले पूछता था लेकिन इस साल पूछने का चांसेज नहीं है, नहीं पूछेगा क्योंकि आपका सिलेबस ये पोर्शन हटा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये सब मिलेगा, आपको तंग करेगा, इसीलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ।
और माइंड मेकअप करके चलिए, जो भी एनसीईआरटी से आपका हटा दिया है सिलेबस में उसको छोड़ूंगा मैं नहीं, आप पढ़ा करके ही उसको रहूंगा, ताकि ये आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। तो देखो बेटा, अब इसको ln को हम log 10 के बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो log 10 के बेस में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, 2.303 r से, ठीक है। तो log k2 अपॉन k1 यहाँ पर का जो वैल्यू था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो यहाँ पर आ गया e अपॉन r, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ea अपॉन 2.303 r ना, अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ठीक है। ये आपको याद रखना है इक्वेशन। ये डेरिवेशन बोर्ड में आपका केमिस्ट्री में कभी भी नहीं पूछता है, फॉर्मूला जो है मेन वो आपको याद रखना है। आइए अरहेनियस प्लॉट जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वही जस्ट मैं दिखलाने जा रहा हूँ। ये आपका फॉर्मेट था पहले, एक y बराबर mx प्लस सी फॉर्मेट में ग्राफ इसका आएगा, जो कि मैं ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ, ठीक है। r का वैल्यू आपको कितना लेना है पहले मैं बता चुका हूँ। आइए इस क्वेश्चन जो भी हम लोग अरहेनियस इक्वेशन पढ़े उस पर न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक इथाइल आयोडाइड है और ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करता है, डिकम्पोज कर जाता है इथीन में और हाइड्रोजन आयोडाइड में। जिस वक्त यह डिकम्पोज कर रहा था उस वक्त टेम्परेचर 600 केल्विन था, उस वक्त रेट कांस्टेंट जो था 1.60 into 10⁻⁵ पर सेकेंड था, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी 209 किलोजूल पर मोल था। तो कहता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ करके आपका अगर 600 केल्विन से 700 केल्विन हो जाए तो रेट कांस्टेंट जो नया बनेगा वह रेट कांस्टेंट क्या होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए T1 हो गया 600 केल्विन, T2 हो गया 700 केल्विन, इनिशियल कांस्टेंट रेट कांस्टेंट इतना हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, K2 निकालना है, R का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, इसको नोट कर दिए, किलो जूल में था तो इसको जूल पर मोल में बदल दिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, जो इतना डाटा लिख दिए इसमें एक भी नंबर नहीं रखा हुआ था बोर्ड की तरफ से, इस पोर्शन के लिए 0 मार्क्स अवॉर्डेड होता है। फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला जैसे ही आप लिखते हैं कभी हाफ नंबर कभी एक नंबर ना, ये बोर्ड फिक्स करती है। कब, जब एग्जाम आपका हो जाता है तब फिक्स होता है, जब कमेटी बैठती है और उसमें डिसाइड होता है कि किस स्टेप पर कितना मार्क्स रखना है। तो इस पर डिसाइड बोर्ड वाले करते हैं, फिर कमेटी करती है कि इस पर हाफ रखना है कि एक रखना है। आइए अब इसको हम तोड़ दिए, कैसे, लॉग ए अपॉन बी के फॉर्म में है, तो log a अपॉन बी बराबर log a माइनस log b, ये यहाँ तोड़ दिए, e अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ठीक है। log k2 है, यही वैल्यू हम लोग का k2 निकालना है, तो log k2 रहने दिए, इसको साइड चेंज कर दिए, ठीक है। साइड चेंज कर दिए तो ये हम लोग का वैल्यू इतना आ गया, log k1 आ गया प्लस इतना वैल्यू लिखते चले गए। अब k1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, सारा डाटा पुट करते चले जाइए। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू पुट हो गया, ये 2.303 था, R का वैल्यू देखिए यहाँ हम पुट कर दिए, ठीक है। T1 600 केल्विन और T2 हो गया 700 केल्विन, इसको पुट कर दिए। यहाँ से log K2 सोल्व कीजिए, इतना वैल्यू हम लोगों के आ गया, ठीक है। कितना, -2.197, और पढ़ा चुके हैं आपको माइनस के लिए एंटी लॉग लेने के लिए ना। यहाँ log K2 है तो K2 का वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, 10⁻⁻2 ऊपर इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -3 है तो चेंज किया हुआ है फॉर्मेट, इसलिए है आपका, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग 0.19 में जाकर 19 के 7 में जाकर के हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा वो आपका होगा, और फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना डाटा आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया पर सेकेंड में K2, ठीक है। तो एक क्या है, एनसीईआरटी देखिए उठा करके 3-4 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में सेकंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पेज पर मिलेगा, इसी पर है, तो उसमें दो कंसेप्ट आएगा, तो उसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व कीजिएगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, इसी आपका अरहेनियस इक्वेशन पर एक और क्वेश्चन है आपका, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन दिया हुआ है, यानी K1 और K2 इस बार दोनों दिया हुआ है,
ठीक है। तो कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी और कैपिटल ए ना दोनों निकालिए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कैपिटल ए क्या था आपका, फ्रीक्वेंसी फैक्टर था, दोनों निकालिए कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ई ए निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख दिए या डाटा कलेक्ट किए। जैसे ही डाटा कलेक्ट किए ये वाला, ठीक है, आप 0 नंबर का काम कर लिए, फॉर्मूला लिख दिए, हाफ नंबर का काम हो गया आपका। आइए अब इस पर डाटा पुट कीजिए। K2 के जगह पर देखिए 0.7 रख दिए, 0.07, और आपका K1 के जगह पर डाटा हम यहाँ लिख दिए कितना, 0.02। कहाँ से, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है ये, ठीक है। अब आइए ये है, ये हम लोग को निकालना है, 2.303 है, ये लिख दिए। आर का वैल्यू हम लोग का 8.3140 जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ रख दिए। अब इसको सोल्व कर दीजिए ना मैथमेटिकल अलजेब्रा से। तो दोनों का एलसीएम T1 इंटू T2 हो गया, T2 माइनस T1, तो ये इतना वैल्यू आपका आ गया। इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो log 3.5 बराबर ये आ जाएगा, और इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गया, इसको सोल्व करने से ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टी, हाँ log 3.5, तो log 3.5 का डाटा जरा देख करके बताइए, अखिलेश बताइए तो जरा log ये टेबल देख करके बोलिएगा, मेरा लिखा हुआ आंसर देख करके नहीं, log 3.5 का वैल्यू बताइए आप। 35 में 0 का देखेंगे सर। 35 में 0 का बिल्कुल ना, और अपने तरफ से पॉइंट एक बैठा देंगे पहले ना, तो यस सर। 0.5441, तो देखिए यही लिखा हुआ है ना, ये है, ये लिख दिए, ये वैल्यू यहाँ है, बाकी आईजीटी लिख दिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग ये का वैल्यू निकाल दिए, तो इतना जूल आ गया, ये आंसर आपका आ गया। अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला था, यही उसी में अर्हेनियस इक्वेशन में ही, ठीक है। कहां पर, जब हम लोग ये y बराबर एम एक्स प्लस सी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां से फॉर्मूला उठा करके देखिए ये ले आए, एल एन बराबर के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। यहीं पर ए का वैल्यू हम लोग का निकालना है। तो एल एन के आपका दिया हुआ था, इसको log 10 के बेस में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो log 10 में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से, ठीक है। ये हो गया आपका आर टी, तो ये जो वैल्यू आया इधर मल्टीप्लाई करके ले गए, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2.303 log a आ जाएगा, और जब नीचे वाला 2.303 आएगा तो यहाँ ऊपर नीचे कट गया, इसलिए ln a बराबर log a बच गया आपका, विच इम्प्लाइज log a इज इक्वल टू, यहाँ से आपको log k कर दिए, और ये माइनस इधर ले गया, तो आपका क्या हो गया, आपका साइड चेंज करने से साइन चेंज हो गया, e अपॉन 2.303 RT बच गया, ठीक है। अब log a हो गया ये आपका, और इसके बाद क्या कहा जाता है, log k का वैल्यू देखिए तो कहीं पर है आपका दिया हुआ, k का डाटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, k का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 0.02 दिया हुआ है, यहाँ से ये वैल्यू रख दिए, इसको सॉल्व कर दिए, लॉग एंटी लॉग होते हुए आपको फाइनली ये आंसर निकल गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, दो फार्मूला यूज करना log पड़ेगा। k का कौन वैल्यू रखेंगे? कौन सा बेटा? K1 का K2 का K2 का वैल्यू यहाँ पे किसका रखेंगे? K2 फाइनल। फाइनली 0.07। हाँ हाँ, अब कैसे, अब समझिए कि ये कैसे हम समझे, ठीक है। यस सर। तो क्या कहा जाता है, टेम्परेचर देख लीजिए, किस टेम्परेचर पर पूछ रहा है वो, कोई टेम्परेचर का बात नहीं किया सर, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी और एकदम ए। होगा, फॉर्मूला में टी आया है यहाँ आपका, ये फॉर्मूला में आपका टी आया है, जो टेम्परेचर लीजिएगा उसी का करस्पॉन्डिंग लेना होगा, ठीक है। तो बाय द वे इसमें हम जो कौन वैल्यू लिए हमको रात में याद नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा 500 केल्विन का लिए हैं सर, 500 500, केल्विन। हाँ, तो टेम्परेचर देखिए 500 का लिए हैं, तो यहाँ 500 टेम्परेचर रखे हैं ना, और K1 लिए हैं। हाँ K1 ले लिए, तो हाँ K1 ले लिए, तो K1 का वैल्यू आप यहाँ पर रख करके आगे बढ़ गए हम लोग, यही ना है आपका K1 0.02, अब उस वक्त टेम्परेचर आपका दिया हुआ 500, तो T1 लिए हैं तो उसका K1 यहाँ लेंगे, ठीक है। तो वही आपको लेकर के आगे बढ़ के फिर इसको सोल्व कर दिए, ठीक है। ये कंफ्यूजन खत्म हुआ ना कि टी और के कब कौन सा लेंगे, जो टेम्परेचर होगा उसी का करस्पॉन्डिंग के ले लेंगे। चलिए अब कोलिजन थ्योरी, यही आपका सिलेबस से हटाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
देखिए, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होता है, और इसको हम हल्का सा पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, अनुराग और इसका एग्जाम्पल दे करके, क्या निखिल का एग्जाम्पल दे करके। तो बेसिक कंडीशन क्या है केमिकल रिएक्शन के लिए, कि रिएक्टेंट जो है आपस में कोलाइड करें। क्या करें? कोलाइड करें। ठीक है, जब ये कोलाइड करने लगेंगे तो क्या होगा वो देखिए, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर का जो कोलिजन होगा उसको हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है? रिएक्टेंट शुड कोलाइड एमंग देमसेल्फ। ठीक है, तो जो कोलिजन होता है पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ले लें तो उसी को हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और एक फास्ट रिएक्शन के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 25 से लेकर के 10 टू द पावर 28 तक होता है। इतना होता है वैल्यू कोलिजन फ्रीक्वेंसी के, किसके लिए? फास्ट रिएक्शन के लिए इतना होता है। ठीक है, रिएक्शन मस्ट बी फास्ट। लेकिन क्या सभी रिएक्शन फास्ट होता है? नहीं सर। नहीं होता है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नॉट मेन फैक्टर, क्योंकि सभी रिएक्शन फास्ट नहीं होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो भी होते हैं, कुछ रिएक्शन वेरी स्लो भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक फैक्टर तो हो गया कोलाइड करना, लेकिन जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ रहा है पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं होता है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑल कोलिजन विल नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट, और जितने भी कोलिजन होते हैं ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। क्या करें? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, कोई जरूरी नहीं है। और जो कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है तो उसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। ऑल कोलिजन डज नॉट प्रोसीड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, but those collision which are responsible for the formation of product are called effective collision। ठीक है, चलिए तो डिफिनेशन दो वर्ड इंट्रोड्यूस किए यहाँ पर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा इफेक्टिव कोलिजन। ये दोनों वर्ड क्लियर है? सर इफेक्टिव कोलिजन फिर से बता दीजिए। देखिए बेटा, जैसे कोई रेस हम करा दिए, 500 बच्चे का एक साथ दौड़ा दिए, तो क्या सभी बच्चे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे? नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही बच्चे होंगे। तो जो बच्चे टारगेट को अचीव कर गए वही इफेक्टिव हो गए, और बाकी का तो कोई गिनती नहीं हुआ। तो कोलिजन आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, सभी रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि उसके पास इंटरनल एनर्जी होगी, एनर्जी कंटेंट होता है जिसके कॉस्ट पर आपस में कोलाइड करते हैं, बट ऑल विल नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट ना। जिस केस में रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और फाइनली वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो दैट कोलिजन व्हिच इज रिस्पांसिबल to form the activated complex and finally it is converted into the product is known as effective collision, और उसी को हम लोग effective collision कहते हैं। and that collision does not form the product, not just only collide, their energy is not sufficient that they will form the product, such type of collisions are not effective। क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, जब इफेक्टिव कोलिजन होने लगता है तो इसके सामने दो बैरियर आ जाता है, और ये दोनों बैरियर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। पहला बैरियर होता है क्या? ओरिएंटेशन का ना, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका कैसा होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग? एनर्जी दे देते हैं बाहर से ना, जूस सप्लाई कर दिए, जूस पिला करके उसको प्रॉपर वे में ले आए और उसको रिएक्ट करा दिए। तो दो बैरियर हो गया आपका, एक हो गया ओरिएंटेशन बैरियर और दूसरा हो गया कौन सा? एनर्जी बैरियर। और उसी मिनिमम एनर्जी बैरियर को ही हम लोग थ्रेशोल्ड कहे थे। तो पहला हो गया ओरिएंटेशन बैरियर और दूसरा हो गया आपका ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होना चाहिए कि वो कोलाइड करने के पश्चात क्या बना दे? प्रोडक्ट में बदल दे। अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन भी नहीं कहेंगे। तो एनर्जी बैरियर उसी को कह दिया, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी का नोटेशन हो गया ई नॉट। याद रखिएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी का नोटेशन मैं लिया हूं ई नॉट। ठीक है, तो
नीड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए आपका दो बैरियर हो गया, ओरिएंटेशन बैरियर और दूसरा हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर या एनर्जी बैरियर। दोनों में ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन होता है? मोर सिग्निफिकेंट आपका एनर्जी बैरियर होता है। क्यों और कैसे, इस पॉइंट को कौन बताएंगे? कोई एक बताइए, आपका मोर सिग्निफिकेंट कौन हुआ, एनर्जी बैरियर या ओरिएंटेशन बैरियर? है तो हम लिख ही दिए हैं, बता ही दिए हैं कि सिग्निफिकेंट हो गया एनर्जी बैरियर। क्यों होगा और कैसे होगा? निखिल, अनुराग, यस सर। हाँ दोनों में से कोई बताइए। सर एनर्जी बैरियर मोस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो कोलाइड मॉलिक्यूल्स कर रहा है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं रहेगा तो वो कोलाइड ही नहीं करेगा। हाँ, और आगे और उसके बाद बिल्कुल ओरिएंटेशन सही देखा आंसर है जाएगा। आपका। ओरिएंटेशन प्रॉपर है और कोलाइड करने के बाद सफिशिएंट एनर्जी है ही नहीं, तो कभी प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, बना पाएगा ना। लेकिन ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो और एनर्जी सफिशिएंट है तो इतनी एनर्जी होगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ओरिएंटेशन सही हो जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा ना। इसीलिए मोर सिग्निफिकेंट हो गया आपको एनर्जी बैरियर। ठीक है, तो जितनी मैं बातें कहा हूँ आपके सामने, ठीक है, वो सारा का सारा स्लाइड डिफरेंट स्लाइड में मैं डालता चला गया हूँ कोलिजन थ्योरी का। ठीक है, फॉर मोस्ट रिएक्टेंट इन ऑर्डर ऑफ फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इनटू ईच अदर। एक दूसरे से कोलाइड करना इनका कंपलसरी होता है। once the molecule collide they may react together or they may not depending on two factor। जब कोलाइड भी कर देगा लेकिन क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। यह दो चीज पर डिपेंड करता है। कौन कौन? जस्ट पिछले स्लाइड में आपका पढ़ा दिया। whether the collision has enough energy to break the bond holding the reactant molecules together ना। और दूसरा हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। whether the reactive molecules collide in proper orientation for new bonds to form। proper orientation किसके लिए जरूरी होता है? न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। तो जो बातें उधर बताया उसी को मैं स्लाइड में डाला हूं इधर। इफेक्टिव कोलिजन ना, पिछले स्लाइड में मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों का इफेक्टिव कोलिजन के बारे में। तो जो उधर लिखाया हूं लैंग्वेज में डाल दिया हूं क्योंकि आप जब लिखेंगे तो ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा वहां। कोलिजन इन विच दिस टू कंडीशंस आर मेट ना and therefore led to the reaction or completion of the reaction are called effective collision। In other words, it can be defined as that collision which is responsible for the formation of activated complex and hence the product is known as effective collision। ऐसे इसको डिफाइन करना है, तैयार कीजिएगा इसको। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जिसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी कोलिजन ये फिर कह रहे हैं हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। ठीक है, when two molecules have an effective collision a temporary high energy unstable chemical species is formed। that very complex is known as activated complex and the state in which it is formed is known as transition state। पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं, चलिए हम ग्राफ आएगा तो उसमें इस वर्ड को फिर से क्लियर करूंगा। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट को ना फिर से इसको दिखलाऊंगा। चाहे यहीं पर मैं ग्राफ प्लॉट करके समझा देता हूँ, क्या कुछ स्लाइड आने में टाइम लगेगा तो उससे अच्छा है कि मैं यहीं पर आपको समझा दूँ। देखो बेटा, मैं एक ले लिया ये और एक दूसरे एक्सिस पर ये ले लिए। इधर आपका टेम्परेचर है, ठीक है, और इधर हम लोग क्या कहा जाता है एनर्जी ले लें, और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लें। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो होता कि रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। ठीक है, आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड अगर इफेक्टिव होने लगेगा तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर रिएक्टेंट है ये देख लो। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन गया है। तो कोलाइड करने के बाद अगर इफेक्टिव कोलिजन हो गया, सफिशिएंट एनर्जी मिल गया, एक इंटरमीडिएट स्टेप आएगा जिसमें एनर्जी इसकी हाई होती है। एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। सपोज कि रिएक्टेंट जो था A2 प्लस आपका क्या था? B2 था। ठीक है,
तो आपस में दोनों कोलाइड किए, इफेक्टिव कोलिजन हुआ, एक इंटरमीडिएट स्टेप आया जिसमें एक पार्शियल बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में। क्या बनता है? पार्शियल बॉन्ड बनेगा जिसकी एनर्जी हाई होती है। इसी को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इट इज हाईली अनस्टेबल। Why so? Due to high energy content, it is highly energetic and highly unstable. Therefore, it will liberate energy and finally it will form the product, और finally यह प्रोडक्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स मिला इसी को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड द स्टेट इन विच द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड और आता है, द नंबर ऑफ एटम्स which take or molecule which take part in the formation of this activated complex is called molecularity of the reaction. Mind it once again. The number of atom or molecules which are engaged, which are involved in the formation of activated complex in the transition state is known as molecularity of the reaction. It is hypothetical. Molecularity of reaction is a totally hypothetical. It cannot be zero. Why so? Because the number of atoms which are taking part in chemical reaction cannot be zero. वह कभी जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है। It cannot be in fraction. Why so? Because the half atom does not exist. It cannot be negative because जीरो से नीचे निगेटिव में एटम जा ही नहीं सकता। जब निगेटिव में चला गया तो मतलब कोई है ही नहीं, तो रिएक्टेंट होगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट बनाएगा कहाँ से? इसलिए मोलिकुलरिटी के बारे में यहाँ पॉइंट क्या बताया? मोलिकुलरिटी के बारे में क्या बताया? नंबर ऑफ एटम और द मोलिक्यूल्स व्हिच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इट कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन यहाँ पर है माइंड में तो बोलिए कि आगे बढ़े। हेलो हेलो, बढ़िया सर। फिजिक्स सर का क्लास भी है? यस सर। कितने बजे से है? उस हिसाब से छोड़ूंगा मैं। शुरू होगा सर। शुरू होगा। अच्छा, एक स्लाइड और देख लेते हैं, इसके बाद छोड़ देता हूँ। इफेक्टिव कोलिजन में देखिए बेटा, सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, देखो ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सभी के सभी प्रोडक्ट बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। इन दोनों के बीच कोलाइड किया लेकिन इफेक्टिवली कोलाइड नहीं किया तो रिएक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देख लो, इस दोनों के बीच में ऐसा कोलिजन हुआ रिएक्टेंट के बीच में कि प्रोडक्ट में बदल गया। यहाँ पर भी देखिए प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर भी देखिए प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो रिएक्टेंट जो है आपस में कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी कोलिजन को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। फॉर ए कोलिजन टू लीड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर, the reacting molecules must have sufficient kinetic energy so that when they collide it can form activated complex। इतनी कोलिजन होनी चाहिए, उसके पास इतनी एनर्जी जनरेट होना चाहिए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे, तभी वह इफेक्टिव कोलिजन होगा, ना तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लिए, NOCl आपस में कंबाइन करेंगे अगर, ठीक है, तो 2NO बन रहा है Cl2, तो इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से है, देखो इस तरह से, तो ये भी उसी तरह से है, तो दोनों आपस में कोलाइड भी कर देंगे और प्रोडक्ट भी बना दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, और जिसका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा उसका इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। अब जैसे देखो इसमें रेड कलर देखो यहाँ पर नीचे की तरफ है, इसमें रेड ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो इनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। उसी तरह से इसमें देख लीजिए आप, ठीक है, इसमें ग्रीन इधर है, रेड इधर है, ग्रीन इधर है, रेड इधर है, ब्लू इधर है। ठीक है, और अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं हुई तो होना चाहिए था इफेक्टिव मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, क्यों नहीं है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इसका ब्लू है तो इसका ग्रीन आ गया, इसीलिए इनइफेक्टिव कोलिजन हो गया। इस केस में देखो दोनों का ग्रीन सामने सामने आ गया, ठीक है, इसलिए इफेक्टिव कोलिजन हो गया। ठीक है, आ जाइए आप देखिए कोलिजन थ्योरी एंड अर्हेनियस इक्वेशन। A is the factor called frequency factor and is the number of molecule that can approach overcoming the energy barrier। तो ये सब डिस्कस पहले किया हुआ है आपका। ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन ये आपका आ गया, कौन सा?
ये वाला इक्वेशन आ गया। कैसे ये इक्वेशन आता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको लूंगा, ठीक है। लिया हुआ हूँ ऑलरेडी, मैं लिया हूँ, आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं आगे में आएगा, ले चुका हूँ उसको। तो बस आज इतना ही रखता हूँ ना, आज का क्लासेज समाप्त होता है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।